बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वर्किंग के बाद जब वर्किंग डे का आगाज़ होता है वीकेंड के बाद, तो यकीनन ख़ासा मुश्किल कुछ लोग इसको फ़ील करते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है जब आप वर्किंग डे का आगाज़ करें तो हैप्पी मूड के साथ आपका ये जो वर्किंग डे का आगाज़ है ये होना चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं। लेकिन सुस्ती को बाय बाय करें, क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, अच्छे तरीके से आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरा जो वीकेंड यानी कि पूरे जो वर्किंग डेज़ हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं। यानी कि जैसा आगाज़ होगा वैसा ही अंजाम होगा, तो आगाज़ जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमेशा आपको पता है बहुत ही अहम टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जिस पे बात करते हैं। अक्टूबर के महीने की जब हम बात करते हैं, इसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैंसर के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, आपको आगाह किया जाता है। इवन आप जब फ़ोन कॉल करते हैं तब भी आपको पता होगा कि वहाँ पे भी आपको ऐसे अवेयरनेस मैसेजेस जो है वो सुनने को मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगाह रहे, अवेयर रहे, आपको पता हो कि ये एक बीमारी है, इस बीमारी से हमने ख़ुद को किस तरह से महफूज रखना है, इसकी जो तशख़ीस है वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है। और जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं, तो ख़वातीन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। इसके पीछे अब क्या वजह हो सकती है, यकीनन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे बाकी डिजीज़ की बात करते हैं, बड़ी जल्दी हम उसको डायग्नोज कर देते हैं, तशख़ीस हो जाती है, इलाज करवाते हैं। लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, अपनी ख़वातीन को देखते हैं जिन्होंने पूरा घर जो है वो संभालना है, वही अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखे हुए और उन्हीं में ज़्यादा ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है ऐसी, या इसकी अलामात क्या हैं कि औरत जो है वो ख़ुद इस चीज़ को जज कर जाए कि मैं ब्रेस्ट कैंसर में कहीं ना कहीं मुब्तला तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स तो नहीं आ रहे, इसकी क्या मेन इसकी जो अलामात है वो एटलीस्ट उन्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे जनाब कि ब्रेस्ट कैंसर की जो मेन ऐसी अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, ये कैसे हमें पता होना चाहिए, किस तरह ख़ुद हम मुआयना कर सकते हैं, ताकि अगर हमें कहीं लगे कि ब्रेस्ट कैंसर में हम मुब्तला हो रहे हैं तो हम फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें और इस बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन बनाएं। अब इसके डिफरेंट वजूहात भी हो सकती है, जो हम अलामात की बात करें कि हमें पता चले, लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है वो ज़्यादा जानना जो है वो ज़रूरी है, वो हम जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इलाज। बीमारी तो आ गया लेकिन उसका इलाज भी तो मुमकिन होना चाहिए। तो इस पर हम नाज़रीन आज बात करेंगे। यकीन इंतहाई इन्फॉर्मेटिव आज का ये पहला टॉपिक है, अवेयरनेस है और आपकी सेहत से मुतालिक है। जान है तो जहाँ है, तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पर ज़रा बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले ही हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ चूँकि हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रहे हैं, तो इस पे काफ़ी हद तक जो है वो काम कर चुकी हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश रहती हैं, बताती हैं, अवेयर करती हैं, हमेशा आपको गाइड करती है। जब मोटिवेशनल स्पीकर की बात आती है वो तो हमेशा इंसान को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं। जनाब, तो हमारे साथ है आमना सुलेमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आमना साहब, आपने वक्त दिया। उनके साथ नाज़रीन अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे बात हो रही है तो डॉक्टर का तो यकीनन होना ज़रूरी है। आपको बेसिक पॉइंट्स तो वही बता सकेंगे कि अलामात क्या हो सकती है, इसके पीछे वजूहात क्या है और इसका इलाज जो है वो किस तरह से हम मुमकिन बना सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ जनरल कैंसर सर्जन है डॉक्टर साहिब हैदर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। आमना साहब आप ही से आगाज़ करते हैं, हमेशा लेडीज़ फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपने काफ़ी हद तक माशाल्लाह इस डिज़ीज़ पे, कैंसर के हवाले से अवेयरनेस पे आपने काफ़ी काम किया है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस वक्त हमारी ख़वातीन किस हद तक अवेयर हो चुकी हैं? मैं आपको इधर ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में और वजाहत कर दूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ बिकॉज़ आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। मैं ख़ुद कैंसर सर्वाइव कर चुकी हूँ, इसलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी। मैं ख़ुद एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रह चुकी हूँ और उसके ऊपर फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके ऊपर अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि ये जो छाती का सरतान है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे टीवी देखा जाता है, तो ज़रा थोड़े से मैं उर्दू के अल्फाज बोलना पसंद करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। जो छाती का सरतान है, ये पहले इसके ऊपर बात ही नहीं की जाती थी। मैं इसका शुक्रिया अदा करूँगी हमारे सदर मुमलिकत साहब की जो बेगम है, वो बहुत काम कर रही हैं पिछले 5 साल से। आई थिंक कि मेरे टाइम पे जब मुझे कैंसर हुआ था 2014 में, तो उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी
اور اس وقت کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. سو اب تو بہت اچھا ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی پروگرام میں بتایا کہ ٹیلی فون پہ آپ جب ڈائل کرتے ہیں تو سارا پیغام دیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک مسل ہے آپ کا, اور عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے. بالکل ایسے اتنے اس نے کام کرنے ہوتے ہیں, اتنے سٹریسز ہوتے ہیں اس کے لیے, اولاد کا سٹریس, گھر کا سٹریس, اپنی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو یہ جو عورتیں جو بہت زیادہ سٹریس لے لیتی ہیں, پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے, ہمارے اٹھنے جاگنے کا, رات کو لیٹ کھانے کا طریقہ ہمارا بالکل بہت مختلف ہو چکا ہے. ہم اپنی ڈائٹ پہ اتنا نہیں خیال رکھتے. سو میں نے جتنا لوگوں کو جا کے جب ٹاک کی, اور میں کیونکہ بہت سے اچھے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ پینلز پہ بھی ہوں, تو اور میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی جا کے آئی گو اینڈ ٹاک. سو میں ان کو, کیونکہ دیکھیں جو آپ تھیری میں پڑھتے ہیں اور جو آپ پریکٹیکل جس چیز سے گزرتے ہیں وہ بہت فرق ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے میں کیمو سے گزری, میں ریڈیشن سے گزری, یہ سب چیز سرجری سے گزری. تو یہ چیز جو آپ ایک اس چیز کو بغیر ڈرائے ہوئے, اس میں آپ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ نام بھی ایسا نا, اگر آپ سنتے ہی ایک تو ویسے خوف طاری ہو جاتا ہے, پھر آپ کو مزید آس پڑوس والے لوگ جو ہے وہ پریشان کر دیتے ہیں. دیکھیے کینسر ورڈ ہی ایک ایسا ہے جو ہم سب نے ایک فلموں میں یا ڈراموں میں سنا ہوا ہے. اسپیشلی میں ڈاکٹرز کے اوپر بات کروں گی, یہ کام تو کر رہے ہوتے, لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جب میرا علاج ہو رہا تھا اور جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اگر ان کی فیملی میں کسی بندے کو ہوا ہے تو وہ ہل چکے ہوئے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو کرنا. تو وہ تو ظاہر ہے ایک پیشنٹ کے لیے تو اپنے آپ کو مضبوط ہی دکھانا ہوتا ہے, لیکن جب ان کے اپنے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ہینڈل. یہ چیزیں میں جا کے, یہ جو میں نے ایکسپیرینس لائف میں کی ہیں, یہ میں جا کے بتاتی ہوں. ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب جس طرح میں بھی بیٹھی تھی تو میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ضرور اپنے دوسرے مہمان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں. تو مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں اس چیز سے گزر رہی تھی کہ انکالوجسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن انکالوجسٹ صرف بریسٹ کینسر کا نہیں ہوتا, ڈفرینٹ کینسرز کا ہوتا ہے. یہ جو آپ اس جرنی سے جب گزرتے ہیں تو آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انکالوجسٹ میڈیکل انکالوجسٹ ہوتا ہے, پھر چائلڈ انکالوجسٹ بھی ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سرجن ہوتا ہے, کیمو انکالوجسٹ ہوتا ہے, ریڈیولوجی کا. تو یہ میرے اس جرنی سے گزرنے پہ مجھے پتہ چلا. تو آج کل کی خواتین ماشاءاللہ سے بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, چھاتی کے سرطان کے اوپر WHO بہت کر رہا ہے کام. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ 1% جو ہے وہ مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہے. بالکل بالکل ایسے. اچھا یہ بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, اس پہ مزید آگے چل کے بات کریں گے کہ جیسے بریسٹ کینسر کی بات آتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ تو خواتین میں ہے, لیکن مرد حضرات میں بھی یہ ڈیزیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے, لیکن کس حد تک اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے اس کی بیسک جو وجوہات ہے وہ کیا ہیں بریسٹ کینسر کے؟ اس کی دو اگر ہم براڈر وجوہات میں سے تقسیم کریں, اس کے پھر آگے بہت سی وجوہات ہیں. ایک ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نان ماڈیفائبل فیکٹرز. اچھا, یعنی ایسی علامات یا ایسی وجوہات جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, جس طرح جینیٹکس ہو گیا, ٹھیک ہے, فیملی کے اندر ہو گیا. اگر ایک خاتون کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہوا تو کافی زیادہ چانس ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کی نیچے یہ نسل در نسل بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. دیٹس وائی دس از کالڈ نان ماڈیفائبل. اس کو ہم ماڈیفائی نہیں کرتے کیونکہ جینز کے اندر ٹریول کر رہا ہوتا ہے. پھر کیونکہ خواتین کے اندر زیادہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہ ہارمونل چینجز, کچھ ایسے ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں جسم کے اندر, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے فار ایگزامپل یوں کہہ لیں کہ لیٹ مینارکی ہوگی یا ارلی مینوپاز یا اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, جو وہ اثر کر رہی ہوتی ہیں اور بریسٹ کینسر بننے میں بھی مدد کر سکتی ہیں اور کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, دوسری وجوہات جو ہیں اس کے اندر ہم ماڈیفائبل کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ لائف سٹائل, ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا, ہماری خوراک میں جو ہے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے, پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ اس پہ آ گیا ہے. پھر ایون اسموکنگ, یہ بہت بڑا ایک اسموکنگ جو ہے, سگریٹ اسموکنگ, یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ بہت سی کینسر کی وجوہات میں سے ایک ہے, اور بریسٹ کینسر بھی اس میں سے ایک ہے. تو اس طرح کی بہت سی یہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی کینسر بننے کی وجہ بن سکتی ہیں. ٹھیک, اس کے جیسے آمنہ نے بات کی کہ یہ نہ صرف خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی پایا جاتا ہے, تو یہ بھی ذرا بتائیں. آل کیونکہ دیکھیں بریسٹ جو ہے وہ جو چھاتی وہ مرد کا بھی پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے کیونکہ اس کا وہ فنکشن وہ چیز نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی
उसी तरह के गदूद या उसी तरह के ग्लैंड्स वहाँ भी थोड़ा मौजूद होते हैं, तो इस वजह से उनमें भी कैंसर बनने के चांसेस हैं, ऑल्दो बहुत कम है, 1 या लेस देन 2%, लेकिन फिर भी बहरहाल इस तरह के हैं अलामात के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त क्या शरह है ख़वातीन में अगर देखें या मर्द हजरात में देखें ब्रेस्ट कैंसर की? ख़वातीन के अंदर ऑब्वियसली जैसा पूरी दुनिया में ऐसा से पाकिस्तान के अंदर भी इसकी शरह जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उससे रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। जो हम फिगर बात कर रहे होते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर होते हैं कि आउट ऑफ 10 1 या आउट ऑफ 9 1 जो पेशेंट, ठीक है, तो लेकिन ये बेसिकली बाहर की दुनिया में क्योंकि वहाँ रिसर्च ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली इन फीमेल्स डायग्नोज्ड हो रही हैं और वो सामने आ रही हैं। सही, इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चले कि मेल है या फीमेल है वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो रही है? देखें, इसकी जो छाती की अंदर कोई तब्दीली, फॉर एग्जांपल गिल्टी का सबसे जो मेन कॉमन कॉज, ठीक है, कि गिल्टी नमूदार हो जाना, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, ये सोचने वाली बात है, इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वो जो पहले बात की कि परेशान नहीं होना, वो यही वाली बात है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं है, लेकिन बहरहाल गिल्टी का नमूदार होना, बगल के अंदर गिल्टी का नमूदार होना, वो अलग से छाती के अलावा अगर ऐसा हो, या फिर जिल्द की रंगत के अंदर तब्दीली, या फिर उसमें जो निपल एरिया है अगर उसकी तब्दीली वहाँ से, या वहाँ से कोई रतूबत, किसी किस्म का खून या कोई मवाद निकलना, ये सारी वो लामतें हैं जो कैंसर का यानी उसकी वजूहात की वजह से ये हो सकती हैं, ये अलामात हो सकती हैं कि इस तरह से अगर कुछ। कैसे मुआयना कैसे खुद कर सकती है? देखें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोग्राम या अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का हमारा सोशल सिस्टम ऐसा एक टैबू बना हुआ है कि खातून को जो है यूँ समझ लिया कि एक बंद कमरे में बंद किया हुआ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से ख्वातीन को इतना मौका नहीं मिलता कि वो अगर खुदा न खास्ता कोई उसका छाती का कोई ऐसा मसला या किसी भी जिस्म के अंदर कोई बीमारी अगर नमूदार हो जाए या पैदा हो जाए तो वो किसी को बता सके, इवन अपने घर वालों के साथ मशवरा कर सके। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह से क्या है कि वो बीमारी बढ़ती जाती है और वो आखिरी स्टेज या बहुत लेट स्टेज के अंदर। अच्छा, स्टेजेस, इसकी कितनी स्टेजेस हैं? इसकी आमतौर पर हम लोग 4 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। यस, ठीक है। स्टेज 1 जो है वो बहुत अर्ली है, अच्छा, ठीक है, और स्टेज 4 सबसे लास्ट के, जिसके अंदर यूं समझ लें कि जो आम ज़बान में कहते हैं जी कैंसर तो फैल गया जी अब, यानी कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं, बिल्कुल काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छा, हम मुआयने की बात, हाँ जी, मुआयने की बात यह है कि देखें हर खातून को जो है वो तकरीबन हर माह नहीं तो हर दूसरे माह अपना मुआयना खुद करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आगाही देने की ज़रूरत है कि मुआयना कैसा किस तरीके से करना चाहिए। खातून अपना खुद मुआयना शीशे के सामने बैठ के या शॉवर के दौरान वॉशरूम में किसी भी ऐसी जगह के ऊपर छाती का देखना, उसको हाथ से पेल्पेट करके या मुआयना करके देखना कि कहीं कोई गिल्टी, कोई भी चेंजिंग, जो कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, हट के कुछ ना कुछ फील हो रहा हो। तो अगर इस तरह की कोई भी ऐसी तब्दीली नमूदार हो जाए तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल। आमना साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपना मुआयना जो है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन अगर हम डेली भी कर ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेहत है, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमें ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो अगर कहीं ना कहीं को रद्दोबदल उनकी बॉडी में आ रहा है, ब्रेस्ट में कहीं फील हो रहा है, वो बताएंगी नहीं। बिल्कुल। ये जो अवेयरनेस लैक कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? सेहत से आगे तो कुछ नहीं है ना। देखिए, वो जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की कि ये लोग पालते हैं, नॉट सिर्फ कि अनएजुकेटेड वुमन, इवन एजुकेटेड वुमन ऑल्सो, और ये पालती हैं इस खौफ से कि जब हम अगर जाएंगे तो कुछ निकल आएगा। तो देखें, हर एक कोई जो अपनी फियर को नहीं ले सकता, एक हॉस्पिटल में जाना इट्स अ बिगेस्ट फियर। आप उधर जाते हैं, आपको ये डर लगता है कि अभी डॉक्टर को अगर हमने ये बताया तो वो हमें ये टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा, इतनी चीज़ें, तो हम सारी हॉस्पिटल में जाना कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ। और ये जो कैंसर का इलाज है ये कोई आसान भी नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अगर आप बात करें उस लिहाज से। दूसरा, उनको जो अनपढ़ औरतें होती हैं उनको ये होता है कि अगर हमें आ भी गया, चले इलाज के लिए बहुत से ऐसी NGOs आ रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, तो अगर वो कर भी लेंगे तो हमें देखेगा कौन, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? सब इस पे इन डिटेल बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पे हम जरूर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिस्कशन की जा रही है जनाब कि इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपको पता है पूरा महीना जो है वो अवेयरनेस के लिए इस तरह से प्रोग्राम्स किए जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जो है इस तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। आमना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से हम बात कर रहे थे कि ऐसी ख़वातीन जो एक तो पढ़ी लिखी नहीं, उनकी अगर हम बात करें, बल्कि वो जो पढ़ी लिखी हैं वो भी अगर उन्हें भी पता चलता है कि बॉडी में कुछ चेंजिंग्स हैं लेकिन वो किसी और से डिस्कस नहीं करती, जो कि बात आगे बढ़ जाती है, तो ये इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे आपका साइकोलॉजिकली रीज़न है, खौफ है कि अगर हम ये करेंगे तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमारी टेक केयर कौन करेगा, या हमारे बच्चों का ख्याल कौन करेगा, या पीछे खाने का कौन ख्याल करेगा, या हमारी सफाइयों का क्या कौन ख्याल करेगा। और बेसिकली यही है कि कैंसर, जैसे आपने कहा कि वर्ड ही एक ऐसा है, ड्रामोज़ में देख लेते हैं, मूवीज़ में देख लेते हैं, वहीं पर होता है कि वहाँ पे तो यही होता है कैंसर हुआ और बंदा मर गया। तो कैंसर का बेसिकली ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये तो अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो दिस इज़ अ क्योरेबल कैंसर। दूसरे वाले जो हैं वो ट्रीटेबल हैं, ये क्योरेबल है। इसका बेस्ट ये है कि ये क्योरेबल है। तो आई थिंक कि जो जैसे आप लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पे जैसे ये टॉक्स हो रही हैं, इससे थोड़ा सा लोगों में मोटिवेशन आ रही है कि आप घबराएं मत। और आप लोगों को जिस तरह के बैनर्स भी लगे होते हैं, आपको उस पर अवेयरनेस दी जा रही है कि आप अर्ली अपना मेमोग्राम ज़रूर करवाएं। लोग मेमोग्राम से बहुत घबराते हैं, स्पेशली देखें हर एक का कहीं ना कहीं बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे हर जगह कोई परफेक्ट तो नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसे हो, कोई परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उससे ये नहीं है कि आप अंदर अपने खौफ डाल दें। तो मैं लोगों को ये ज़रूर बताती हूँ कि देखें मेमोग्राम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप खौफज़दा हों। मेमोग्राम करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली नॉर्मली तो कहा जाता है कि 40-45 पे, लेकिन अर्ली अब ये हो गया कि 30-35 पे आप लड़कियों को करवा लेना चाहिए। आपको डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि बहुत यंग लड़कियों को डिटेक्ट हो रहा है, और आई थिंक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों को हो रहा है, और पता ही नहीं चलता। वही वाली बात है कि आपको अपनी छाती को ज़रूर चेक करना चाहिए। आप नहाते हुए अपने आप को चेक करें, सोने पे जाने से पहले आप अपने तकिए को निकाल के सीधा डायरेक्ट लेट के और आप अपनी छाती का मुआयना करें। और स्पेशली देखें, मैं तो दुनिया को कहती हूँ कि आपको कैसे कोई चीज़ नहीं पता, आपकी दुनिया तो आपके हाथ में है, आपका फ़ोन, बिल्कुल। आप उसके अंदर गूगल करें कि हाउ टू चेक योर चेस्ट, तो वो आपको बताएंगे और कैसे आपको सारे सिम्टम्स वगैरह सब नहीं, आप इतनी डिटेल ना जाएं क्योंकि वो आपको और खौफज़दा कर देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, ये भी फिर अवेयरनेस पे बात आ जाती है डॉक्टर साहब कि जब हम गूगल करते हैं कुछ चीज़ ऐसी, वहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं और जो हमें गूगल बता रहा है, तो हम डॉक्टर को बताने की बजाय खुद ही नीम हकीम वो बन जाएंगे, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, खुद ही उसका इलाज जो है वो ढूंढना शुरू कर देंगे और अपने ऊपर एक खौफ तारी कर लेंगे। बस वो ये ना, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा था कि मेडिकल रिलेटेड जितनी भी डिस्कशंस जो सिंपल गूगल में है, दैट इज अराउंड 60-70% ऑल फॉल्स, अनटिल अनलेस के कोई ऑथेंटिक रेफरेंस ना। अगर गूगल ही सब कुछ बता देता तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो दैट्स व्हाई ऑथेंटिक रेफरेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जो इसलिए किसी भी नॉलेज के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि उसने अपनी एक ज़िंदगी गुजारी है, एक सारा पढ़ा है, रिसर्च की है, जो भी काम किया है, और उसके बारे में ज़्यादा जानता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो इसलिए वही वाली बात कि वो खौफ वाला एलिमेंट सबसे पहले तो उसको ख़त्म करें। मैंने जिस तरह पहले बताया कि हर कोई भी तब्दीली कैंसर नहीं होती, दैट्स वाई वो अगर पता चल जाए कि पहले ही कि ये खुदा न खास्ता कैंसर नहीं है तो एक रिलीफ मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और अगर खुदा न खास्ता वो कैंसर निकल आता है और अर्ली स्टेज के अंदर है तो जैसा मैडम ने बताया दिस इज 100% क्योरेबल। अच्छा, किस उम्र में ज़्यादा ये रिपोर्ट हो रहा है, जैसे आमना ने कहा कि यंग में ज़्यादा? आमतौर के ऊपर ये है, आमतौर के ऊपर जो 40 प्लस या 45 प्लस एज के अंदर ख्वातीन के अंदर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये छाती का कैंसर ज़्यादा नमूदार होना शुरू हो जाता है। लेकिन अर्ली जो है एज, यंग एज बिल्कुल, जिसके अंदर 20 साल 25 साल, इस उम्र के अंदर ख्वातीन के अंदर भी कैंसर देखने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो ख्वातीन हैं, जो माएँ हैं, जो मैं कहूँगी मॉडर्न माएँ आजकल की, जो बच्चों को फीड नहीं करवाती, क्या इससे भी कैंसर के चांसेस हैं? बिल्कुल, ये सारी वही हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से चांसेस हैं कि वो कैंसर हो सके, तो ये उनमें से भी एक है। सही। तो ये फिर अवेयरनेस की कमी कि हम अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं।
بالکل یہ آگاہی کی کمی ہے کیونکہ اس کے بارے میں وہی جیسا میڈم نے پہلے بات کی کہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. پھر ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے, ہمارا جو مرد ڈومیننٹ سسٹم ہے, میل ڈومیننٹ, تو اس کے اندر کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کی خاتون اس طرح سے باہر کسی سے بات کرے یا ایون ہم سے بات کرے, ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بس وہ اپنے گھر کے کام کریں, اپنے بچوں کا دیکھ بھال کریں اور سارے روٹین ورک کریں. اگر ان کو خدا نخواستہ وہی جیسا میڈم نے بات کی کہ وہ ڈائگنوز ہو گیا, پھر ان کی بیماری کی ٹریٹمنٹ, وہ سارا علاج خرچہ, تو باقی کون کام کرے گا؟ تو یہ ایک انفارچونیٹلی یہ سسٹم کو بریک کرنا پڑے گا اس طرح کا, کیونکہ اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ زیادہ ورس کنڈیشن میں چلا جائے, تو ارلی سٹیج کے اندر تو وہ کیوریبل ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. آگے کی ساری زندگی, بچوں کی زندگی, سارا کچھ وہ ٹھیک ہے, بالکل بچا جا سکتا ہے. اس میں بریسٹ کینسر میں درد کی شدت کیا ہے؟ اس میں دیکھیں عام طور کے اوپر اس طرح سے درد نہیں ہوتا ارلی سٹیج کے اندر. اچھا, یعنی ارلی جو ہے کہ فرسٹ سٹیج کی ہم بات کر لیں. لیٹر سٹیج کے اندر جب کچھ اور زیادہ اس کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے, گلٹی کا سائز اگر بڑا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ سائز بڑا ہے, یا پھر وہاں پہ جسم کے اندر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں, دیٹ از دا ایڈوانس سٹیج, تو پھر جو ہے درد اور اس قسم کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک گلٹی بن گئی, چھوٹے سائز کی ہے یا تھوڑا سا ڈیپ ہے, ٹھیک ہے, چھاتی کے اوپر بظاہر جلد کے اوپر نمودار نہیں ہو رہی ہے, معائنے پہ بھی نہیں پتہ چل رہا, تو اس کے اندر درد نہیں ہوگا تو مریض کو پتہ نہیں چلے گا. دیٹس وائی اسکریننگ پروگرام, جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسکریننگ پروگرام ہے جس کے اندر بہت سے ٹیسٹ ہیں, میموگرافی ہے یا الٹرا ساؤنڈ ہے یا جو بھی ہے, تو وہ ایک اسکریننگ پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر انرول کرنا تاکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے. بالکل, ہم نے سمجھا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ارلی اسٹیج ہے اس پہ پین وغیرہ نہیں ہوتا تو کچھ ایسا پتہ نہیں چلتا, اور اگر ہم اپنے خود معائنہ کر بھی لیتے ہیں تو چیزوں کو کہیں اوپر نیچے کر دیتے, اتنی توجہ نہیں دیتے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ چونکہ آپ اس سچویشن سے گزر چکے ہیں تو ناظرین کو ضرور بتائیے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ بہت افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک کینسر کے پروسیس سے تو جو گزر جاتے ہیں وہ تو ایک الگ ہی جرنی ہے, لیکن اس کے بعد جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اچھا, اصل میں اس پورے پروسیس میں, اس پورے جرنی میں سب سے پہلے تو آپ کی جو فیملی ہے اس کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. فیملی میں آپ کی کلوز فیملی پیپل جو ہیں, آپ کا ہسبینڈ ہو گیا, آپ کے بچے ہو گئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور وہ آپ کی سچویشن, اسی وجہ سے عورت ڈرتی بھی ہے. کیونکہ عورت کو اگر وہ فار ایگزامپل اگر کسی چیز پہ غصہ ہو رہی ہے, ہم نارملی ہوتے ہی ہیں, تو وہ آپ کو پاگل قرار بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے پاگل ہو گئی ہیں, ان کا تو علاج ان کو تو. اصل میں ہم ہر چیز میں اتنے ججمنٹل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں علاج ہو گیا, کینسر سے ختم ہو گیا, تو اب تو یہ بالکل دیکھیں جو کینسر کا پروسیس ہے وہ جرنی آپ کو پورا اندر سے آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر چکا ہوتا ہے. یو آر سم ادر پرسن, یو آر اے نیو پرسن. آپ ایک ریالٹی چیک میں آ جاتے ہیں لائف میں. پہلے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں, ہمارا ایک گھر ہوگا, ہمارے بچے ہوں گے, میں جہیز اکٹھا کروں گی, میری بیٹی کی شادی ہوگی, میرے بیٹے کی شادی ہوگی. جب آپ کو یہ سب آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک بیماری کے طور پہ بھی آتی ہیں تاکہ آپ اس ریالٹی چیک میں آئیں. بالکل, یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے چینل کے تھرو بھی کہوں گی اور میں بہت سے پلیٹ فارمز کے تھرو بھی کہیں, کہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے دیٹ آئی ایم ویری امپورٹنٹ. ویری ٹرو. My health is very important. Yes. And then comes later your family, your spouse, your children. آپ نہیں صحیح تو کچھ بھی صحیح نہیں. بالکل. عورت اگر کل کچھ عورت کو ہو جاتا ہے تو گھر کا نظام ہل جاتا ہے. بالکل. دیکھیں عورت کے پاس اتنی وزڈم ہے کہ وہ آدمی کو اپنے گھر کو چلاتی ہے, جو اچھی عورت, جو گھر چلانے والی عورت ہے. سو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کو آپ کی فیملی کو جو ہے وہ بہت سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ اچھا اور بتائیں گے, آپ کے ہارمونز اتنے ڈس امبیلنس ہو جاتے ہیں, چاہے آپ کو میڈیکیشن پہ بھی وہ لگاتے ہیں 5 سال کے لیے یا کئی دفعہ 10 سال کے لیے, ڈپینڈنگ اپون دا پرسن, تو اس کے اندر بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. اچھا, آف کورس. دیکھیں نا, میں ہر ایک کو کہتی ہوں آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں 3 دن, آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, یا آپ دوسرے بندے پہ, نوکر پہ غصہ کر دیں گے, یا میاں پہ یا بچوں پہ,
तो आप कहते हैं मैं 3 दिन में क्या हो गया, हम पागल क्यों हो गए, ओए यू फील दैट ना, Yes. एंड देन आप कहते हैं जी हमारी मुझे बहुत गुस्सा सा आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन जो कीमो से गुजरा है, जो रेडिएशन से गुजरा Radiations, है, जो बिल्कुल। इस पूरी थेरेपी से गुजर के और फिर जब हार्मोन्स पे आ रहे हैं, उसकी यहाँ जिंदगी चेंज हो गई, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, तो आपने उसके मुताबिक चलना है। एंड मैं समझती हूँ, देखिए मैं हर इंसान से कहती हूँ कि आपके अंदर जो भी चेंज आ रहा है, अगर आज आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप ज़रूर अपने कॉलीग को या अपने घर वालों को बताएं आज मैं बहुत गुस्सा, टुडे इज़ अ वेरी लॉन्ग डे फॉर मी, मेरे से ज़रा सारे दूर हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने अगर इसको बता दिया मेरी दोस्ती छूट जाएगी, मेरा मियां घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, मुझे बदनाम कर देंगे। दिस इज एक्चुअली टैबूज हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं खुद अपने लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये मेंटल हेल्थ तो इतनी इम्पॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ औरतों को मेंटल हेल्थ के लिए, अनफॉर्चुनेटली जब मेरा इलाज हो रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा। तो लेकिन हम आपको नहीं एडवाइस करेंगे कि आप ऑल द वे इधर आके, बिकॉज मेरा सारा इलाज लाहौर से हुआ, कि आप इधर आकर करें, क्योंकि ये सारों को एक ही उसमें लेकर उसी तरह वो एक ही चीज़ बताएंगे। तो आई ट्राई टू फाइंड अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट हियर, बट डॉक्टर साहब शायद अग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनमें एथिक्स की कमी है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी टू से डॉक्टर साहब, आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, देखिए आप जजमेंटल ना हो, आप साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं, आप इसलिए जा रहे हैं कि आप अपनी थेरेपी करें, यू वांट टू वेंट आउट। आज डॉक्टर साहब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने थप्पड़ लगाऊं किसी को या मैं कुछ करूं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक कातिल बन गई हूं या मैं वायलेंट हो रही हूं, इसका ये मतलब है दैट आई वांट टू वेंट आउट। आप साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं आपकी रामलीला और उसके बाद आपको कह रहे हैं आई थिंक आपको काम डाउन होने की जरूरत है। ओह माय गॉड, आई थिंक कि आपके मियाँ तो सही हैं, आपके बच्चे क्यों चेंज होंगे, आपको चेंज, एंड देन you become frustrated. मजीद, excuse me, you are not in my shoes. Yes. I am going through hell. मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं स्पिन कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इस 8वें आसमान पे चली गई हूँ, आप मुझे जमीन पे लेकर आए। लिसन टू मी, हमारे में टॉलरेंस की कमी हो चुकी है, चाहे हम किसी प्रोफेशन से हों, हम सुनना नहीं चाह रहे लोगों को, हम इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम चाह रहे हैं, जैसे मैं बहुत अगर एक सर्वे कर रही हूँ, प्लीज मुझे सब कुछ पता है, हाँ मुझे सब कुछ पता है, ये बिल्कुल ऐसे। एक्सक्यूज मी, हम सारे ही सीख रहे हैं, शायद मैं आज इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं आपसे सीख रही हूँ, मैं उनसे सीख रही हूँ, रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आप 100% बिल्कुल। मैं बहुत कुछ रोजाना अपनी मॉर्निंग हेल्पर से सीखती हूँ। आई हैव मॉर्निंग हेल्पर्स इन माय हाउस, वो कोई बात बताती हैं तो मैं सोचती हूँ वाह 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 वाह, मेरी 16 जमातें पढ़ने का क्या फायदा, ये तो मुझे इन्हीं से पता चल रहा है। बिल्कुल, बहुत चीजें ऐसी होती है जो आसपास एनवायरनमेंट से। मैंने जो थेरेपी की, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बन के की। क्या बात, आई एम एन ओपन बुक, मैं लोगों से खुल के बात करती हूँ, वेदर इट इज अबाउट माई हस्बैंड, वेदर इट इज अबाउट माई 2 daughters, वेदर इट इज अबाउट माई फैमिली, आई टॉक। अच्छा, फिर लोग कहते हैं बेचारी कहीं। अच्छा, ये बेचारी का जो वर्ड इंसान को ये भी मार देता है। मुझे आई हेट व्हेन पीपल से ओ आपको कैंसर हुआ, बेचारी। सिंपैथी दिखाने, हमदर्दी दिखाने पे आ जाएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ आई एम नॉट बेचारी, अल्लाह की आजमाइश है। आई एम हैप्पी कि मुझे कैंसर हुआ एंड आई हैड लर्नड सो मच। सो आपको सबसे पहले हर इंसान को वो जिस चीज में भी हो, एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होगी तो ही आप जो है इससे लड़ सकेंगे, वरना आप नहीं कर हार जाएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के ऊपर बात इन्होंने की, तो ज़रूर ये बताएं कि एक पेशेंट ऑलरेडी मरीज़ है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे, फिजिकली लिहाज से, लेकिन मज़ीद अगर उसे टॉर्चर करें या आगे उसे उस तरह से ट्रीट ना किया जाए तो वो मेरे ख्याल से बीमारी से कम और उस रवैये से ज़्यादा जो है वो जल्दी मर जाएगा। इस पे बात करेंगे, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे इन डिटेल बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें, जरा ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिस्कशन की जा रही है, अलामात इसकी क्या हो सकती हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं इस बीमारी के पीछे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है, उसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब, आपसे ये ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि ऑलरेडी एक पेशेंट, एक मरीज़ है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आमना साहब ने डॉक्टर्स के रवैयों पे थोड़ी सी बात की, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इस पर बताएं कि जब हम कैंसर की बात करते हैं, लफ्ज़ सुनते ही
इंसान काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब एक डॉक्टर के पास एक ऐसे जगह पे आ रहे जहाँ से कुछ उम्मीद मिल रही है कि यहाँ उसका इलाज मुमकिन होगा, उसे एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, अगर वहीं से भी उसे तल्ख रवैये या इस तरह का एटीट्यूड मिलेगा तो वो बीमारी से पहले इस रवैये से नहीं मर जाएगा? क्या हमें रवैयों पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मेरे नज़दीक इसकी एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अगर सिर्फ हम कैंसर का उसके बारे में बात करें और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो उसकी जो तशखीस और उसका इलाज इज़ नॉट इन एक शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर वो नहीं है। ठीक है। ये बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है। अच्छा। जिसमें मरीज को बार बार मौलिद से रब्ता करना, बार बार हस्पताल के चक्कर लगाना मल्टीपल टाइम्स, और उसकी वजह से ऑब्वियसली, और एक तो बीमारी की नोयत ऐसी है जिसमें जारी बात है वो एक परेशानी में घिरा हुआ है और वो सारा मसला। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली एक और इशू भी है कि जिस तरह से हमारी एक आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ हस्पताल की कमी है, हस्पताल नहीं बढ़ रहे, डॉक्टर्स की कमी होते जा रही है। ये जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला डॉक्टर्स की तादाद में, तो ये बहुत सी वजूहात हैं। बाकी हर तरह से हर इंसान वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जो वो हो सकता है। लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत से मरीज जो है ये वो यकीनन। अच्छा, यहाँ थोड़ा पेशेंट को भी फिर ख्याल कर लेना चाहिए कि जरा दरगुजर कर ले, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ, तो होश में नहीं पैनिक उसके साथ जो एटलीस्ट अटेंडेंस है वो थोड़ा सा वो कर ले। असल में देखें जो एक्सपीरियंस जो है हर इंसान का, डॉक्टर साहब होंगे वो बहुत ही पेशेंट होंगे, अपने डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल वही वाली बात है जिस तरह हम सब वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान का अपना एक लेवल होता है टॉलरेंस का। डेफिनेटली जिस तरह इन्होंने कहा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, पेशेंट्स का तांता हर जगह है, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो लगता है वहाँ पे ही सारे फारिग वहीं पर आए हुए हैं। दुनिया इतनी बस इधर ही रहती है, काम नहीं करते, मतलब कि देखें ना इतनी बीमारियां आ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे तो हर वक्त आपको हॉस्पिटल में रश दिखाई देगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। गवर्नमेंट और दूसरी एक बात है कि पेशेंट इतना ज़्यादा है, बीमारियां इतनी हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आई मस्ट से कि डॉक्टर्स के पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सो नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ऐसे। और वो उनके पास उन्होंने करना है क्योंकि वो जो बाहर मरीज खड़ा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पैनल पे हूँ तो तुमने तो मुझे, और उसके दरमियान में एक और आपको कहीं से किसी की अप्रोच आ जाए तो वो तो उसने सबसे इम्पोर्टेंस उसको देनी है। अब डॉक्टर खुद कितनी प्रॉब्लम से या मेंटल स्ट्रेस में है वो अलग बात है, इसमें कोई लेकिन पेशेंट को देखना है, उसने पेशेंट देखना है। और अगर पेशेंट को नहीं देखेंगे तो वो तो शोर मचा देंगे, हमारा बंदा मर रहा है, हमारे ये करे, लेकिन वो क्या करे। एक इन चीज़ों पे यकीनन हमें देखना चाहिए। डॉक्टर साहब इलाज की तरफ आते हैं, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट्स हमारे पास है, तो मैं चाहूँगी कि इलाज पे हम बात करें। इसके इलाज आपने 4 स्टेजेस बताई हैं, वो चारों स्टेजेस का जो इलाज है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए ये अगर स्टेज अर्ली स्टेज के अंदर आता है तो उसके अंदर भी इट्स नॉट अ सिंपल कि आप सर्जरी कर दें या सिर्फ कीमो कर दें। तो बेसिकली इसका इलाज जो है जब आएगा मॉलिज के पास मुआयना करेगा, फिर तशखीस के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड हो सकता है, मेमोग्रामी हो सकता है, या फिर जो है बायोप्सी। एक देखें ये बायोप्सी जिसको आम जबान में सुई वाला टेस्ट कहते हैं, वो भी इतना सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं हाँ, कि इतना पेनफुल है, सुई लग जाएगी तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा, कैंसर फैल जाएगा। ये एक बड़ा एक मिथ है खुद से जी, ये एक मिथ है कि जी लोहा लग गया, खुदा न खास्ता सुई लग गई तो कैंसर फैल जाएगा। तो वो है। फिर बाज़-औक़ात सिटी स्कैन्स और ये बड़े टेस्ट करवाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इलाज शुरू होता है, फिर उसमें डिस्कस किया जाता है। तो इस लिहाज से अभी एक नोवल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जिसको वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी ये मौजूद है। इसके अंदर पेशेंट को बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। एक ही दिन में आएगा, उसी दिन जो है मॉलेज उसका मुआयना करके, उसी दिन ही उसका टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह या जो भी ज़रूरत है उसी दिन ही उसकी बायोप्सी और वो अरेंज करके एक ही दिन एक ही चक्कर में ये सारे काम हो जाएंगे। देन जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग जाता है, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल बार बार मरीज को चक्कर नहीं लगाना पड़ता। देन बेसिकली इट्स नॉट जॉब ऑफ वन डॉक्टर। ठीक है, कोई भी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं अगर, तो उसके अंदर इट्स मल्टीपल डॉक्टर्स, एक जिसको आप अक्सर ज़बान में सुना होगा अक्सर कि जी एक टीम बैठी हुई है, टीम बैठ के बोर्ड बैठा है, उसके अंदर मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के सारे कंसल्टेंट सीनियर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट, डिजीज़ टू डिजीज़ इज़ वेरी। ठीक है,
उसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है और जो बेस्ट सूटेबल जो उसका इलाज है वो तजवीज़ किया जाता है। अब उसके अंदर हम इलाज को हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन, सर्जरी, देन द कीमोथेरेपी जिसके अंदर कुछ सर्टन दवाइयाँ इंजेक्शंस की सूरत में लगाई जाती हैं, या फिर रेडियोथेरेपी जिसमें शुआएं लगाई जाती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पहले कीमो लगाई जाती है, इसके अंदर हार्मोनल थेरेपी भी है, या कुछ कंडीशंस हैं, ये स्टेज पे डिपेंड करता है। यस, ये स्टेज पे डिपेंड करते हैं। या फिर कुछ है जिसके अंदर पहले जो है हार्मोन थेरेपी की जाएगी या कीमो की जाएगी, फिर ऑपरेशन किया जाएगा, या कुछ में सिर्फ पहले सीधा ही ऑपरेशन कर दिया जाता है और बाद में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। तो बेसिकली ये एक बीमारी की नोयत और उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपने थेरेपीज पे जाना है या आपने ऑपरेशन पे। या ऑपरेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द थेरेपी जो कि नेसेसरी है, मस्ट है। तो उसमें पहले तो ये तशखीस कि ये आया, ये बीमारी कैंसर है कि नहीं, और अगर खुदा खास्ता है ये, और तो फिर उसके बाद जो उसका इलाज होगा वो किस नौयत का होगा। ये जो ऑपरेशन है ये किस स्टेज पे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए अर्ली स्टेज के अंदर भी अपने ऑपरेट करना होता है। अच्छा, अर्ली में भी करना है, यानी विदाउट ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं? ऑपरेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटी है इलाज का, ठीक है, अर्ली हो या एडवांस हो। अर्ली के अंदर जो है सर्वाइवल चांसेस इज मोर देन 95%, ठीक है 98-97%, बिल्कुल वेरी अर्ली स्टेज। आपने चारों स्टेजेस बताए हैं जिसमें थेरेपीज हैं, जिसमें ऑपरेशन है जो कि ज़रूरी आपने कहा है, तो ये चारों स्टेजेस में जो ब्रेस्ट है वो रिमूव करनी है या सिर्फ आपने ट्यूमर? नहीं, उसके अंदर जो है वही बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल अब हम कितने एडवांस हो गया है इलाज। उसके अंदर अगर अर्ली स्टेज के अंदर आ गया या स्टेज 2 के अंदर अगर पेशेंट डायग्नोस हो जाता है तो उसके अंदर हम पूरी छाती को रिमूव नहीं करते, सिर्फ कैंसर का जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया जाता है ताकि बाकी छाती का कंटूर उसी तरह रहे, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन। आप देखें खातून अगर उसकी एक पूरी छाती निकाल दी जाए तो वो मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा जारी बात है। तो वो फिर अब ये है कि हम सिर्फ छाती का वो पोर्शन जो कैंसर नुमा है वो निकाल दिया जाता है, बाकी छाती को सेव कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, यानी कि फर्स्ट 2 स्टेजेस में ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एडवांस हो गया तो एडवांस स्टेज के अंदर जो है स्टेज 4 कह लें, उसके अंदर तो यूं समझ लें कि कैंसर फैल गया, वो हड्डियों में भी जा सकता है, वो फेफड़ों में चला गया, वो पूरी बॉडी में, क्योंकि एडवांस हो गया ना, वो अपनी उस लोकेलिटी उस जगह से बाहर निकल गया, किसी और मल्टीपल ऑर्गन्स को निकल के चला गया। तो उसके अंदर फिर सिर्फ जो गिल्टी है या जो भी जो कैंसर नुमा जो है सिर्फ उसको निकालना कोई फायदा नहीं देगा। उसके अंदर आप फिर पूरी की छाती को रिमूव करते हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर आगे जारी बात है कीमो या रेडियो, ताकि जितनी आगे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट जो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अर्ली कैंसर की डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज अ क्योरेबल, लेट डिटेक्शन, लेट स्टेज उसके अंदर क्योरेबल नहीं है। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वो जो कैंसर के सेल्स हैं या वो कैंसर है वो बाकी ऑर्गन्स में भी चला गया और वहाँ पे भी उसके हिसाब से बीमारी, जहाँ आपने एक पार्ट का इलाज करना है अब आपको पूरी बॉडी का करना पड़ेगा, तो इश्यूज हो सकते हैं। आपने साहिबा बात हम कर रहे हैं ये जो ब्रेस्ट कैंसर के रिमूव की बात कर रहे हैं, तो इससे यकीनन एक औरत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, यानी कि उसकी खूबसूरती पे जब ये बात आती है तो वहाँ पे भी वो मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चूँकि आप इस पे काम कर रही हैं तो ऐसी ख़वातीन आपसे ये चीज़ें डिस्कस करती होंगी, तो कैसे मेंटली तौर पे उन्हें जो है वो आप गाइड करती हैं? देखिए गाइड मैं उनको यही करती हूँ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिकॉज आई वाज स्टेज 2 और मेरी लंपैक्टमी हुई और मस्टैक्टमी जो होती है वो जैसे उन्होंने बताया 3rd 4th स्टेज पे हो जाती है, ठीक है। सो इसके लिए मैं समझती हूँ कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब अपनी इलाज के लिए जा रही थी तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आपके पास नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो जो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम जा रही है उसके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। मेरा 2nd स्टेज हुआ था और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, बाय चांस कॉलेज फ्रेंड, उसका 3rd स्टेज था। अच्छा। और उसके पास भी नॉलेज था। मेरी लंपैक्टमी हो रही थी और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, हर एक का कैंसर वेरी करता है, ठीक है। मेरी लंपैक्टमी हो रही थी, मींस उस जगह से लंप निकल रहा था और वो मेरी चेस्ट को सेव कर रहे थे। अच्छा। सेके और वो एक पैनल बैठता है जो 8 से 10 दिन लगाता है कि इनके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। बट 2nd स्टेज थी एंड यंग एज थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि इनका एग्रेसिव। किस उम्र में आप? 38 2014 में। तो उन्होंने कहा कि एग्रेसिव कीमो है
اور ملے گی ان کو کیونکہ شی از ینگ. ٹھیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کو اگر ہم صرف لمپ نکال کے چھوڑ دیں تو یہ پھیل بھی سکتا ہے. تو ہم وہ رسک ہی نہیں لیں گے. تو یہ ٹیم بیٹھی جاتی ہے جو آپ کے کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ڈسکس کرنے کے بعد ہی مجھے لیا, چاہے میں پرائیویٹ پیشنٹ تھی, میں پیسہ لگا رہی ہوں, جو مرضی کر رہی ہوں, ٹیم بیٹھے گی. کوئی اس میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ کا, کیونکہ یہ تو میری لائف کے بارے میں ہے. میری فرینڈ جس کا 3rd اسٹیج تھا, اس کو انہوں نے مسٹیکٹمی کی. اس نے نالج یہ لی ڈاکٹر سے کہہ کے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ اس کے نپلز جو تھے وہ لیک کر رہے تھے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میری کتنے چانسز ہیں ریلیپس کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا 20% اور. تو اس نے کہا جب میں سرجری پہ جا ہی رہی ہوں تو آپ میری رائٹ چیسٹ کو بھی ریموو کر دیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یا آپ کو زندگی چاہیے یا آپ کو اپنی باڈی چاہیے, ٹھیک ہے, یا خوبصورتی چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں اب تو ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے کہ آج کل آپ کو باڈی کس کو دکھانی ہے, یو سی, آپ کو اپنی لائف کو دیکھنا ہے. آج کل اتنی اسمارٹ لڑکیاں تیار ہیں, لوز شرٹس پہنی ہوئی ہیں, اتنی اسمارٹلی ڈریسڈ, بہت چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, بٹ لائف از فرسٹ. اور ایسی چیزیں بھی انہوں نے بنا لی ہیں. دیکھیں آپ کی کاسمیٹکس, وہ کیا سرجن بھی ہے جو سرجری کر سکتا ہے آپ کی وہ بات. لیکن میں سمجھتی ہوں, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ اتنے کوئی سیلیبریٹی نہیں ہیں یا آپ پبلک فگر نہیں ہیں تو جسٹ لیو اٹ, اپنی ہیلتھ پہ کریں, زندگی بچائیں. زندگی بچائیں. جب آپ کو ایک موقع ملا ہے تو آپ زندگی بچائیں. تو آپ اپنے آپ کو جس طرح آپ دیکھیں بہت سی لڑکیاں ہیں, اب جس طرح آپ کی کیمو سے آپ کا بالڈ ہیڈ ہو جاتا ہے, میرا بھی ہو گیا تھا, اور میں نے اپنے آپ میں سب سے پہلے ایکسیپٹنس لائی کہ میں نے اپنی پکچر کو, اپنی بالڈ ہیڈ کو اپنے فیس بک پہ لگایا. صحیح, کہ ایکسیپٹ کر لیا دس از دا وے آئی ایم. اور جسٹ کیونکہ بتایا آئی گاٹ 16 کیموز, 19 ریڈیشنز ہوئی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا ایک ہرسپٹن میڈیسن ہے جو کہ ایک میریکل میڈیسن کہی جاتی ہے, ویری ایکسپینسو میڈیسن, وہ مجھے 17 لگی. اچھا, اس کا علاج خاصا جو ہے وہ ایکسپینسو ہے, لیکن اس سے یہ ہے کہ جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز, جان سے بڑھ کے گھر لے لوں یا اپنی علاج کروا لوں, تو علاج زیادہ امپورٹنٹ تھا. زندہ رہے تو سب کچھ مل جائے گا. اور زندہ میں نے جو زندگی مانگی اللہ سے, وہ میں نے اپنے لیے مانگی. کیا بات. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں دیکھنی ہیں تو مجھے زندہ رکھے. مجھے زندگی چاہیے تھی, اور زندگی صحت کے ساتھ چاہیے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی چاہیے تو زندگی کس لیے چاہیے؟ صحت ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ ہر عورت کو اپنے آپ سے محبت ضرور کرنی چاہیے. آپ کہیں کہ آئی ایم بیوٹیفل, نو میٹر آپ جو بھی ہیں, say I am beautiful, I love my life. بالکل, اسی پہ پیغام بھی دے دیجیے ہماری خواتین. بس میں اپنی خواتین سے یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دیں, اور دنیا کے ہر کام ہوتے ہیں لیکن ایک کام ہم نہیں کرتے جو اپنا خیال نہیں رکھتے. وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے اپنی ڈائٹ پہ. اور میں دوسرا ہر ایک کو پیغام دوں گی کہ وائٹ شوگر چھوڑ دیں. ہو گیا ڈاکٹر صاحب, پیغام آپ کا. جب بھی کوئی ایسی علامت ظاہر ہو تو بہت جلد از جلد اپنے قریبی کسی بھی معالج سے, اوتھینٹک معالج, اس سے رابطہ کریں تاکہ گلی محلے والے ڈاکٹرز نہیں, تاکہ بیماری کا جو ہے وہ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے, اور تاکہ ارلی اس کا علاج ہو گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اب دونوں معزز مہمانوں کا وقت ہے. یقیناً ناظرین, صحت کی بات کرتے ہیں, اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنی کیئر, اپنے توجہ کریں. کہیں نہ کہیں کچھ ایسی تبدیلی آپ کو فیل ہو رہی ہے تو فوراً سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ بر وقت ممکن ہو سکے. بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک آپ کی صحت سے متعلق ہوگا, لیکن وہ ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جناب ڈسکشن کی بریسٹ کینسر کے حوالے سے, اس کی کیا علامات ہیں, وجوہات, علاج کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. تو صحت ہر لحاظ سے جو ہے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکے. تو دوسرا ٹاپک بھی جو کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری صحت سے متعلق ہی ہوگا, تو جناب دوسرا ٹاپک ہے جاگنگ کے حوالے سے, ایکسرسائز کے حوالے سے. جب اس وقت ہم اپنی صحت, اپنی روٹین, اپنا لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو یقیناً میرے سمیت آپ سب کے مائنڈ میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے کہ ہم جو اتنی سٹرگل کر رہے ہیں, اتنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار, اپنے جاب کے اندر, وہ کس لیے؟ ایک اچھی زندگی جو ہے, ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کے لیے, ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن
जब आपके पास ये सारी आसाइशें आ जाएंगी और सेहत जैसी नेमत नहीं होगी, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत और इसका ख्याल रखना भी हम पे लाजिम है। इसी सेहत की जब बात आती है, इसका ख्याल रखने की, इसकी केयर करने की, हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। होता क्या है कि जो आपने इस वक्त आप सब महसूस करते होंगे, आप सब ने फील भी किया होगा कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियाँ, एंजाइटी जैसी चीज़ें जो है उसने हमारी ज़िंदगी में जगह बना ली है। इन्होंने जगह, हमने खुद इनको जो है वो एक डोर प्रोवाइड किया, एक दरवाज़ा, एक विंडो इनको हमने दी कि आप आ जाएं। क्योंकि जब हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी रूटीन हम सेट नहीं करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एक साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। फिर उनके साथ लड़ना, उनके साथ निपटना, उनका सलूशन निकालना खासा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ साल पीछे चले जाएं, हमारे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ थे, उनके ग्राउंड कितने आबाद थे। इवन हमारे जो गली मोहल्लों में जो पार्क होते हैं, जो प्ले ग्राउंड से, वो कितने आबाद हमें दिखाई देते थे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें चलती रहती थी, हमेशा दिखाई देता था। और इवन वीकली तौर पे एक प्लान किया जाता था फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि भाई वीकेंड पे हमने फ़लाँ जगह पे जाना है और हम ये गेम खेला करेंगे। अब जैसे ही दुनिया, हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो जैसे ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, जैसे ही टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, वो जो हम महीनों इंतज़ार करते थे किसी के पैगाम का, किसी बात का, कोई पैगाम पहुँचे या उसका जवाब हमें मिले, वो जब सेकंड्स में चीज़ें आने लगी, सेकंड में आप अपनी बात डिलीवर करने लग गए, वहीं पे इस ग्लोबल विलेज ने, इस टेक्नोलॉजी ने हमें और ज़्यादा सुस्त कर दिया। हम जॉगिंग की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, डिफरेंट गेम्स की बात करें, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, उसमें कुछ भी, कोई भी गेम हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, हमने वो कम से कम करना शुरू कर दी, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन के अंदर चले गए। जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो उसका नुकसान सुस्ती की शक्ल में जो हम इस वक्त पेश कर रहे हैं वो सामने आता है। जनाब, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस तरह के मोटिवेशन प्रोग्राम सुनते होंगे, इस तरह की चीज़ें देखते होंगे कि भाई सेहत के लिए आपकी जॉगिंग बड़ी ज़रूरी है, आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डेली कम से कम 20-30 मिनट जो है वो लाजमन खुद को दें। तो उसी वक्त तो वो बड़ा मोटिवेट होते हैं कि जी जी मैंने कल से जो है, बल्कि आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि उसने अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश की। कुछ टाइम गुजरता है, वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए या जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का वो तसलसल बरकरार नहीं रख पाते। जब आप अपनी रूटीन डेवलप नहीं कर पाते तो यकीनन हम बात करते हैं, ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि 90 डेज़ तक, 90 दिन तक अगर आप कोई भी काम मुसलसल करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो वो आपकी हैबिट में, आपकी आदत में शामिल हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम 9 दिन भी कोई काम मुसलसल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हर चीज़ जो है वो हमें एक क्लिक पे चाहिए। तो ये जो एक क्लिक पे लेने वाली चीज़ें हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, जब हम इनके पीछे भागते हैं तो हमारा तसलसल बरकरार नहीं रहता। हमारा जो पेशेंस, जो हमारा सब्र है, जो एक बर्दाश्त है, वो ख़त्म हो जाती, कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि मुझे इस वक्त लगता है कि हो भी रहा है। हम जॉगिंग की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारे जो ट्रेनर हैं वो हमें गाइड करते हैं कि जो हम हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में मुब्तला हैं, अगर आप जॉगिंग करें, आप कोई भी एक्सरसाइज ले लें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ले लें, चाहे वो आप ग्राउंड में जाके करें या अपने घर में, अपने लॉन में, अपने बालकनी में, छत पे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, उससे आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, जो कि आपको, आपकी जो स्ट्रेस को कम करने में, आपकी, अगर आप किसी बीमारी में है, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला है, इवन आपको कार्डियो का इशू है, हार्ट पेशेंट है आप, तो ये एक्सरसाइज, जो छोटी मोटी एक्सरसाइज हम करते हैं लेकिन रूटीन में 20-30 मिनट हम अपने आप को देते हैं, तो हमारी सेहत पे इसके बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। हम जाएंगे, महंगा से महंगा इलाज करवाते हैं, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट्स हम ले रहे होते हैं, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स का जो उसका असर है, जो फ़ायदा है, वो सिर्फ उस वक्त तक रहता है जब तक हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। जैसे हमने छोड़ा, हमने ज़रा सी लापरवाही नहीं की, आपने देखा होगा, आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट होंगे, कार्डियो का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, हार्ट पेशेंट, इवन पहले तो हम कहते थे 40 के बाद जाके इशू आता है, अब तो जनाब ये
15-20 साल के बच्चों में भी ये इशू पाया जा रहा है। तो जब आप इसकी केयर करते हैं, आप प्रॉपर मेडिकेशन पे होते हैं, तो आपको इसके असरात अच्छे दिखते हैं। जैसे लापरवाही की, फिर से बीमारी जो है वो आप पे अटैक करना शुरू कर देती है। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो तसलसल है जो हमें बरकरार रखना है अपनी एक्सरसाइज के अंदर। बच्चों की जब मैं बात करूँ, यहाँ मैं बच्चों को ज़रूर कोट करना चाहूँगी। ये जो बच्चा हम देखते हैं इस वक्त, हमारे बच्चों के जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बैक का बोझ बल्कि मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हमने उन्हें दे दिया है। डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट नंबरिंग के अंदर, कंपटीशन, कंपैरिजन, अपनी फैमिली के अंदर हमने इतना उन्हें उलझा दिया है कि हमारे बच्चे के शोल्डर झुक गए हैं कि वो हमेशा वो बुक के ऊपर जो है उसकी नज़रें वो जमा के बैठा रहेगा, वो झुक के बैठा रहेगा, कंप्यूटर पे काम करता रहेगा, उसके हाथ में गैजेट दे दिए हैं, उसके ऊपर मसरूफ़ रहेगा। तो ये चीज़ उसकी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी बल्कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है। कुछ साल पीछे की मैं साथ ज़रूर एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि आपने देखा होगा पहले जो लोग हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, वो अगर खड़े भी होंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। लेकिन अब जो बच्चे आप देख रहे हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं से डैमेज होता हमें दिखाई दे रहा है। वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, उनका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम हमेशा बैठे रहते हैं। हमारी कोई गेम नहीं रही, हम अपनी फैमिली के साथ जाके कोई गेम नहीं खेलते, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलते, अपने कजन्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ हम नहीं खेलते। जो वक्त मिलता है हमने स्क्रीन को देना है, हमने टैब्स को, हमने बैठे बिठाए जो भी हमें कंप्यूटर पे गेम मिल गई हमने वो खेलना शुरू कर देनी। तो ये जो इशू है, आपने देखा होगा बच्चों में याददाश्त की कमी इस वक्त बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। जब हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पे आते हैं उनसे हम जब पूछते हैं तो वो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करते हैं कि इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं उनमें याददाश्त की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि डाइट वैसी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं है, प्रॉपर जो उन्हें एक उनके माइंड को एक रिलैक्सेशन चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ना सिर्फ मेंटल तौर पे यानी उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है बल्कि उनका पूरा लाइफ, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे उनमें ये चीज़ डेवलप होती जाएगी। जब आप और मैं छोटे थे मुझे नहीं लगता हम इतने ज़िद्दी होंगे या इतने चिड़चिड़ेपन का शिकार होते होंगे या इतनी ज़िद करते होंगे। ज़रा सा माँ बाप ने डांटा नहीं, इवन आँख दिखाते थे, हम उनके आँख के इशारे समझ जाते थे कि नहीं हमें सुकून से बैठना है। अब के बच्चे को आप डांट टपट कर ले, आप उन्हें मारें पीटे कुछ भी करें, उसने अपनी बात मनवानी और ये सुनने वाले देखने वाले एग्री कर रहे होंगे कि यस हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जनाब अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग है। आपने बच्चे के हाथ में जो टैब, जो मोबाइल फ़ोन दे दिया है वो है क्योंकि आपने बच्चे को नेचर से दूर कर दिया। आपने अपने बच्चे को जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट गेम्स हैं, उससे आपने अपने बच्चे को अलग कर दिया है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन में, गैजेट्स में, टैब में मसरूफ़ है तो सब कुछ जनाब ठीक है, क्योंकि आप अपने काम अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं। आपको अपनी किटी पार्टीज़ में जाना है, आपको अपनी जो अदर मीटिंग्स है वो अटेंड करनी है, तो बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा, तो आपका बच्चा नॉर्मल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बच्चा जो है वो आइसोलेट हो चुका है। आपका बच्चा जो है वो जो सोसाइटी का एक इन्वायरमेंट है उससे कटता जा रहा है। उसे जो एक इन्वायरमेंट चाहिए ग्राउंड का, पार्क्स का, जो फैमिली टाइम उसे चाहिए, जो उसकी बॉडी की नीड है, जो उसे एक एक्टिविटी, जो उसका एक बचपना है, वो हम कहते हैं खेल कूद की उम्र होती है जनाब बच्चों की। तो ये जो खेलने कूदने की बच्चे की उम्र है, आपने उसे चार दीवारी के अंदर कैद करके रख दिया है। आपने उससे उसका वो खेलने कूदने का जो टाइम पीरियड है वो छीन लिया है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बाउंड कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसे नंबरिंग की दौड़ में लगा दिया। वालिदैन को ज़रूर हम ये बात कहते हैं, आप करें काम, आप अपने ऑफिस में जाएं, अपने बिजनेस में रहें मसरूफ़, लेकिन जो वीकेंड होता है, वीकेंड पे आप अपने बच्चों के साथ वक्त ज़रूर गुजारें। उन्हें वीकेंड पे आप हर दिन नहीं लेके जा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये आज का टॉपिक इतना वसी है कि इसमें हर पॉइंट में बात है। हम साथ ही स्कूल को लिंक करते हैं कि वालिदैन ने बच्चे को स्कूल के हवाले कर दिया कि वहाँ सब कुछ होता रहेगा। स्कूल वालों ने जो है सारी जो चीज़ें हैं वो नंबरिंग के ऊपर डाल दी, ग्रेड्स के ऊपर जो है वो ऐड कर दी। तो इस नंबरिंग की दौड़ में, माँ बाप के मसरूफ़ तरीन लम्हात के दौर के अंदर बच्चा पिस के रह गया। ना बच्चे की एक्सरसाइज हो रही है और ना ही बड़े खुद एक्सरसाइज कर पा रहे, जिसकी वजह से पूरे माशरे में देखें, चाहे वो बच्चा है, बड़ा, नौजवान, बुजुर्ग, कोई भी, मर्द औरत, किसी को भी ले ले, उनकी सेहत जो है वो मुतासिर होती जा रही है। तो इस पे यकीनन सोचने की हमें ज़रूरत है। तो मज़ीद हम जानते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे, जनाब अली रज़ा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली।
वालेकुम सलाम मैम। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन को बताइए कि खेल कूद, जॉगिंग, वर्जिश जो है वो हमारे लिए कितनी मुफीद है। मैम एक तो ये है कि हर बच्चे के लिए बेसिक खेल-कूद बहुत ज़रूरी है और बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि जो पबजी, इंटरनेट और इन चीज़ों की तरफ जो चले गए हैं, इनसे बहुत प्रॉब्लम है बच्चों की सेहत के ऊपर। हम्म और हम फिटनेस कोच जब अवेलेबल है स्कूल्स में, जिम में और हम्म इवन लाइफस्टाइल कोच हम अवेलेबल है, तो इनके वालिदैन को स्पेशली चाहिए कि इन बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, पर डे इनकी एक्सरसाइज हो, क्योंकि आने वाले वक़्तों में हाँ जो ये बच्चे डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, बच्चे प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे, क्यों हम्म ग्रोथ उनकी क्यों रुक रही है? कि हम्म प्रैक्टिकल वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही ये है। बहुत अच्छा, अलार्मिंग बच्चों की सिचुएशन है। हाइट बढ़ना जो है वो कम होती जा रही है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही। मैम, बच्चों की हाइट इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही, रीज़न ये है कि पहले दौर में बच्चे रनिंग करते थे, बच्चे हम्म भागते थे, जो खाते थे बॉडी को हिट होता था। ऐसे ही है। अब बच्चे बच्चे एक तो खुराक उस तरह की नहीं खा पा रहे हम्म और फिर प्लस जो है ना वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे उनका रातों को जागना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना और हम्म जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। खाली हाइट का इश्यू नहीं आ रहा, उनकी नज़र कमज़ोर का भी इश्यू हो रहा नजर, है और उनकी पर्सनैलिटी लेट डाउन हो रही है और वालिदैन यस, परेशान है कि हम यादाश्त की अपने बच्चों कमी को आ कुछ रही दे है, रहे हैं। बातें बच्चे भूल रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा वो कर क्या रहे होते, एकदम से चीजें भूल जाना। जी, तो इस हवाले से इनको पर डे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें हम्म इनको वॉक है, जो खाने के बाद इनको वॉक करनी चाहिए हम्म और मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग उठे, फजर पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। फजर पढ़ के जब ये वॉक करेंगे तो इनके लिए बहुत बेस्ट ये होगा। बहुत अच्छी तो इस बात आपने हवाले से कही, यकीन जाने जब हम कुदरत के साथ चलते हैं ना हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये जो आपने कहा ना मॉर्निंग वॉक, सबसे ज्यादा मुश्किल जो मुझे लगता है इस वक्त काम है ना वो लोगों के लिए सुबह सवेरे उठना है। यस मैम, हम्म बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वालिदैन का बहुत रोल है। अगर वालिदैन ही दिन को 11-11 बजे तक उठ रहे हैं, हाँ तो ये बच्चों के लिए इसका बहुत गलत इम्पैक्ट आ रहा है। पहले दौर में अब दौर में कोई चेंजिंग हमने खुद की है, हम्म क्योंकि हमने अपनी हैबिट्स को अपने ऊपर वो हैबिट जो बैड हैबिट्स थी। हाँ तो आज ये देखें हमारे छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, हाँ इनका आगे फ्यूचर का सवाल है। हम्म आगे उस तरह ये किस तरह आगे बढ़ेंगे? कैसे आगे जॉब कैसे लेंगे? कैसे आगे लाइफ़स्टाइल गुज़ारेंगे? तो हम्म बच्चों प्लीज़ भी हमारे को ऐसा जो सच न्यूज़ में मैं कहता हूँ, मैं पहले भी आगे प्रोग्राम कर चुका हूँ इस हाँ हवाले से। मैं हाँ उस टाइम हमारी यही बात हुई थी कि आप लोग बच्चों प्लीज़ डिप्रेशन वगैरह अचानक से नहीं हिट अली, होता। हम तो रोज पर जो डे है आपको ट्रेनिंग रोज करनी है। नाज़रीन को ये ट्रिगर करते हैं, रोज उन्हें बताते हैं कि खुदारा अभी भी वक्त है, संभल जाएं, अपने साथ साथ अपनी बच्चों की रूटीन सेट कर लें क्योंकि आने वाला वक्त और ज्यादा तेज होगा। अभी से अगर हम नहीं बिल्कुल, कंट्रोल कर पाए तो आगे क्या करेंगे। यस मैम। और अच्छा पर अली डे जो जी जी, जी, जी मैम। अली, मुझे साथ ये भी बताएं कि रोज़ाना हमें क्योंकि लोगों का माइंडसेट है कि बड़ी घंटों दरकार होते हैं एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए, तो एक स्पेसिफिक टाइम बता दें कि रोज़ाना कितनी वॉक कर सकते हैं, कितना पैदल चलना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो। 10 साल के बच्चे के लिए सिर्फ 10 मिनट वॉक ही ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा 15 हम्म साल के तो 15 मिनट वॉक अपनी लाइफ में रखे। हम्म एज एज की तरह अपने अपने सारे टाइमिंग को वो करे, पर डे करे, पर डे परफॉर्म करे। हम्म खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर आप मस्जिद तक भी जाते हैं, तो हम्म तब भी आपकी वॉक हो जाती है। आप हम्म नमाज़ पढ़ के निकले, किसी पार्क की तरफ रुख कर लें। जी। ऐसे ही है, बिल्कुल। यानी कि अपनी उम्र के मुताबिक आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर हम वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मोटापे को या ये डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, इसको किस हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। मैम इसको ये अचानक से अटैक नहीं हमारे पे करती। हमारी बैड हैबिट्स की वजह से हमारा हम्म फैट जो है वो हमारी बॉडी पे चढ़ता रहता है। हाँ हम पानी पूरा नहीं इनटेक कर रहे होते हाँ कि सर्दी है, सर्दी की वजह से एक बच्चे सबसे बड़ी जो यहाँ पर मेन गलती कर रहे हैं, हम्म तो पानी पूरा नहीं पी रहे, जिसकी ऐसे वजह ही है। से नौजवानी के अंदर ही उनके सफेद बालों का आ जाना, ओ ये शामिल है। नौजवानी के अंदर ही हम्म उनको जो है शुगर, ब्लड प्रेशर इन चीज़ों पे होते हैं। और पर सबसे जो ज़्यादा गलत काम हुआ, बच्चों के ऊपर ज़ुल्म ये हुआ कि हाँ, उन्होंने बाज़ारू चीज़ों को खाने शुरू कर दी, फलों को हाय, इनटेक जंक नहीं। फूड, फास्ट फूड जैसी चीजें जो है ये तो यस, हमारे घरों से खत्म ही नहीं होती। यस मैम। हम्म तो इस हवाले से ब्लड प्रेशर तो आप कह रहे हो, शुगर आप कह रहे हो, इसके अलावा और जो सबसे जो खतरनाक है, मैं बार-बार यही कहूँगा कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मेडिसिन के ऊपर बच्चे चले गए हुए हैं और मैं ठीक आपको क्या बताऊँ ठीक कि अली, बहुत मजीद ज़्यादा। आपसे जानते हैं, ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम आपसे जानेंगे कि ये यस, डिफरेंट डिजीजेज में हम मुब्तला होते जा रहे हैं, ये
جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئے ایک چھوٹا سا بچہ اس میں بھی جو ہے یہ انزائٹی جیسی چیزیں، ڈپریشن جیسی چیزیں، بلڈ پریشر، شوگر جیسی چیزیں آ رہی ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے ہمارا لائف سٹائل ہے. تو اب اس لائف سٹائل کو ہم کیسے بدلیں اور کس طرح سے ہم اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اور فزیکل ہیلتھ ہے اس کو ایکسرسائز کے تھرو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ناظرین بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے. آج کا دوسرا ٹاپک آپ کی صحت کے متعلق جناب کہ جاگنگ، ورزش، ایکسرسائز جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہیپی ہارمون کریٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس وقت انٹرنلی حقیقی خوشی کی جو ہے نا وہ اشد ضرورت ہے. کیونکہ ہم یہ سوسائٹی میں جو ہونے والی ہلچل ہے، جو پرابلم، جو مسائل ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کافی ہماری جو زندگی کی رنگینیاں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ زندگی کی جو رنگینیاں ہیں وہ ختم ہو، وہ کم ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے، بہت اچھا حل ہمارے پاس موجود ہے، سولوشن موجود ہے، ایکسرسائز. خود کو ایکٹیویٹی میں ملوث کر لیں تو یہ رنگینیاں واپس آ سکتی ہیں. تو مزید اس پہ بات کریں، علی رضا ہمارے ساتھ ہے. علی مجھے بتائیے گا کہ ڈیلی بیسس پہ جب ہم رننگ یا جاگنگ کرتے ہیں تو اس کا ہماری دماغی صحت پر یا اوور آل ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہم پرفارم کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس پہ اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میم ایک تو یہ ہے کہ پر ڈے اپنی ٹائمنگ میں آپ کو روٹین میں صبح سے لے کر شام تک آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں آدھا گھنٹہ جس آپ کی صحت کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اگر مارننگ صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں تو 8 سے 5 تک آپ نے 12 گلاس پانی کے پورے کرنے ہیں. چاہے وہ ڈپریشن کے مریض ہیں، چاہے وہ آپ کو سٹمک کے ایشو ہے، چاہے وہ آپ کا فیٹ لاس مسئلہ ہے، وہ سارا کا سارا آپ کے 12 گلاس پانی پینے کے ہیبٹ سے پورا ہوگا. وہ ان لوگوں کے لیے جن کا 70 کے جی ویٹ ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. پھر کھانے کے روٹین پہ آتے ہیں تو کھانے کے روٹین میں یہ ہوگا جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو چبا کر کھانا چاہیے. پھر ہم تو اتنی تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یس میم بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو اپنے چبا کر کھانا. پھر سب سے بڑی میجر غلطی ہم لوگ اپنے ذائقے کی طرف چلے گئے. ذائقے مرچی مسالے بہت ایڈ کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کون سا کھانا ہے، اس کا بینیفٹ کتنا ہے، اس میں کاربز کتنا ہوتا ہے، فیٹ کتنا ہے. یہ ساری چیزیں میجرمنٹ کر کے ہی لینی ہوگی. اگر نہیں لیں گے تو آنے والے وقتوں میں ڈپریشن تو ہے ہی ہے، وہ ہر جنگسٹر ہے کہ وہ 4 آور پب جی کھیل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمیں نہ اٹھایا جائے، اور ان کا بیڈ کے ساتھ ایسی دوستی بن چکی ہے. بہت غلط ہے. آپ کی اس سچ ٹی وی کے توسل سے میں دوبارہ ہی بار بار کہنا چاہوں گا کہ پلیز خدارا آپ کے والدین بزرگ ہو چکے ہیں، آپ کو پال کر ان کی بڑھاپے کو دیکھیں اور پر ڈے اپنے فٹنس کوچ کو اپنے ساتھ دوست بنائیں، اس سے بات کریں، وہ پراپر آپ کو سمجھائے گا. پھر اسی طرح جو شوگر ہے، اب شوگر والے لوگوں کو یہ پرابلم آتا ہے، ان کو بہت جلدی بھوک لگتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ان کا یورین پاس جو وہ کرتے ہیں وہ فاسٹ واش روم بھاگتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ اس کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا. اگر جس کا یورین کا ایشو ہے وہ سیسمی سیڈ وہ اس کو تھوڑا میک اٹ کرے، سوتے کرے، وہ اس کو کھائے ہر 2-3 دن بعد. اس کے علاوہ جو ہے اور شوگر کے مریض کے لیے پرابلم ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی اچانک ہائی ہوتا ہے. تو ان کو تو حال میں پر ڈے اپنا پانی پورا کرنا ہے، اپنی خوراک کو جو خوراک کو لے رہے ہیں. اب خوراک کیا کریں، وہ رج کے کھانا کھا رہے ہیں. شوگر کا مریض کبھی بھی رج کے کھانا مت کھائے. ہاں بالکل، پیٹ بھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. یس. ہاں آپ کو اپنے پورشن کرنے ہیں 3 پورشن to 5 پورشن جو آپ نے کھانے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر جو پورشن ہے وہ آپ کا 300 گرام کا ہوگا، 400 گرامز کا ہوگا، جس میں 2 پورشن جو پھلوں کے ایڈ ہوگے اور اس میں 1 پورشن سبزی کا ایڈ ہوگا. صحیح. اور اسی طرح آپ اس کو چبا کر کھانا ہے. یعنی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال بھی رکھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ رننگ سے، جاگنگ یا کسی بھی ایکسرسائز سے اگر ہم روٹین میں اسے شامل رکھتے ہیں تو دل کے امراض اس وقت بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ میم دل کے امراض بالکل جو بڑھتے آ رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، آپ ہائی نیز اور جمپنگ جیکس کر سکتے ہیں. ایون دیٹ یہ 1 kg کا ڈمبل ہے، اسی سے آپ ڈفرنٹ ایکسرسائز پرفارم کر سکتے ہیں. 25 ایسی ایکسرسائز ہے جو 1 kg ڈمبل کے اوپر پوری باڈی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گا. ایک ایتھلیٹ ہے جس کے ہارٹ سے 40 بوٹل پمپ ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر. اچھا.
तो इसी तरह जो है 40 मिनट 40 जो बोतल है वो 1 मिनट पंप कैसे हो रही है, वो एक एथलीट है, बट नॉर्मल इंसान है वो 5 बोतल है या 6 बोतल या 7 बोतल है। तो पर डे के हिसाब से आप एथलीट की तरह तो नहीं कर सकते, मगर आपको पर डे अपने 10 से 12 बोतल जो है आपके हार्ट को कंट्रोल करने के बहुत बेहतर है, ये आपको करनी चाहिए, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक हो गया। साथ ही अली मुझे ये बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद रनिंग या जॉगिंग करते हैं, तो ये तरीका सही है? खाना खाने के बाद कर सकते हैं? खाना खाने के बाद एक तो मसला ये होता है कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपका 90% जो की पावर है वो डाइजेस्ट होने पे लगती है, और 10% होता है कि आपकी हार्ट बीट ओवरऑल बॉडी पे। हाँ, खाना खाने के फौरन बाद मत करें, उसमें 15 मिनट का गैप दें। हाँ, अच्छा, थोड़ा वेट कर लें। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद हम फौरन से पानी पी रहे हैं, पानी नहीं पीना लास्ट में, आखिर में, यानी कि खाना खा लिया उसके बाद हम ग्लास पानी का पी लिया। जी बिल्कुल, आप पानी मत पिए। हाँ, मीठे का चूंकि वो हमारे हजूर पाक का हुक्म है, वो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ले, वो थोड़ा सा हस्बे तौफीक जायके तौफीक ले, थोड़ा सा खाएं और फिर निकल जाए अपने वॉक की तरफ। आप वॉक की तरफ निकल जाएं और फिर आप प्रॉपरली आप ना उसको डाइजेस्ट करें, जिसमें आप 10 मिनट वॉक कर लें, 15 मिनट वॉक करें, ये आपके लिए बेहतरीन है। जिंदगी आपकी प्यारी होगी। आप लोग प्लीज इस बात को समझें, हॉस्पिटल बड़े पड़े हैं, खुदारा हॉस्पिटल बड़े पड़े हैं, खुदारा अपने बच्चों पे रहम करें। आप अब हमारे आने वाले वक्त में आप हमारा सरमाया, आप हमारे हीरोज हो, सो प्लीज मेरा नंबर रिक्वेस्ट है, अपनी जात को देखें। मैं चिल्ला कर बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ अपनी जात को देखें। बच्चों प्लीज इस मामले अपने लिए सेल्फिश हो जाओ। अली, इसी तरह हमारे और भी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो जब भी आती है वो भी यही कहती हैं कि प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें, और साथ ये भी कहती है हम तो बता के थक गए लेकिन सुनने वाले असर नहीं कर रहे, क्या उन्हें खुद से मोहब्बत नहीं है? और ये बात वाकई है। आपका जो चैनल है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमेशा फिटनेस से रिलेटेड पर डे एफर्ट कर रहा है। तो मैं सब आपके जितने भी साथी हैं उनको उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह हम तो कोशिश करते हैं कि जहां अपने लिए हम ख्याल रखें, नाजरीन का भी ख्याल रखें। मुझे साथ ये बताएं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग की बात कर लें, जॉगिंग की बात कर लें, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि उन्हें प्यास लग जाती है, तो पानी पी सकते हैं ड्यूरिंग रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज कर रहे हो? जी, पानी बिल्कुल मना नहीं है। पानी एक तो ये कि जब आप फास्ट रनिंग करते हैं, रनिंग और जॉग में फर्क ये आ रहा है कि जब जॉग का मतलब जॉग करें, लाइटली भागना शुरू करें। रनिंग जो है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, वो मत करें, पहले स्लो भागे। हाँ, आपकी हार्ट बीट ऊपर जब चली जाती है तो आप बिल्कुल थोड़ा पानी पिए, वो आपके लिए अच्छा है। और छोटे सिप ले लें, ज्यादा नहीं, पेट भर नहीं पीना, छोटे सिप ले सकते हैं हम। बिल्कुल, यस, ऐसा ही है, मगर उसमें ये होता है कि उसमें डिफरेंट बॉडी आ जाती है। ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉक के दौरान ही 3 गिलास पानी पीते हैं। अच्छा। उनको स्टमक इश्यू है, स्टमक की गर्माइश की वजह से वो कहते हैं, मगर वो खाली पानी नहीं लेते, उसके साथ लेमन ऐड होता है, उसके साथ हनी ऐड होता है ताकि वो फैट लॉस हो सके। ठीक। ये भी अपनी रूटीन में खाली आप पानी ना रखें, उसी के अंदर आप उसी में एक चम्मच हनी डाल लें। हनी जैसे डालेंगे पानी मिक्स करके उसको आप पियेंगे, वो आपके लिए अच्छा, मगर अचानक सारा नहीं पीना। ठीक है, वो बहुत बेहतरीन है आप लोगों के। ठीक। इसके बाद मुझे बताएं कि हम एक्सरसाइज करके आते हैं, रनिंग की है, जॉगिंग की है, यकीनन स्वेटिंग होती है, तो कुछ लोग आते ही शावर ले लेते हैं, तो क्या इससे हमारी बॉडी के ऊपर इसके कोई, हमारे जो मसल्स हैं इसके ऊपर कोई नेगेटिव असरात तो नहीं आ सकते? हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हम बच्चे लोग कर रहे हैं, खासकर बच्चे लोग, जिसकी वजह से उनको सर दर्द का बहुत प्रॉब्लम आता है। अच्छा। एक तो ये है कि जब वो निकलते हैं जॉब पर, तो सर को वो डांप कर जॉब करें, हल्की सी कैप पहन ले, उसको वो जॉब करें तो डांप करें। अचानक से क्या होगा कि जनाब, एक तो रूम से नहीं निकलते, जब रूम से निकल के आप पार्क में घुसते हैं तो फिर आप अपने सर को ठंडी हवा जब चलती है तो फिर वो कहते हैं हम बुखार हो गया हमें। तो उस हवाले से भी बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाए कि सबसे पहले कैप पहन के हल्की जॉग शुरू करें, वॉक शुरू करें, फिर जब वापस आते हैं तो जैसे ही वापस तो शावर करें, तो शावर करने से पहले क्या होगा कि वो पहले आगे घर पर रेस्ट करेंगे। अच्छा। और बीमार होने की 3 वजूहात है। एक, हैंड वॉश ना करना बच्चों का, हैंड वॉश जरूरी है खाना खाने से पहले, जैसे जो करके वापस आते हैं
فوراً سے کھانا کھانے پر شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اچانک سے کہ نہائے تو وہ بخار ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. سب سے جو مین بچوں کے لیے جو 7 سال سے لے کر 15 سال سے بچے سب سے جو غلط کام کر رہے ہیں وہ اتنا فاسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھونا تک بھول جاتے ہیں. یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. ایٹ لیسٹ سنت کو تو آپ تھوڑا دیکھ لیں، ہماری سنت بھی ہے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے اچھے سے آپ ہاتھ منہ دھوئیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھانا کھائیں. ہم موبائل فون یوز کر رہے ہوں گے اور کھانا کھا رہے ہوں گے. میم جو بچے پب جی لور ہیں وہ ان کی لائف ایسی ہی ہے، تو والدین بہت زیادہ دکھی ہیں اس حوالے سے. ہم سب اس چیز میں شامل ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں کہ ہم اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو ہم اویئر نہیں کر پا رہے. بالکل، والدین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار سے بات کریں، لو دیں، رسپیکٹ دیں. بچے کوئی بھی چیز ہے کمیونیکیٹ کریں، ان کے ساتھ پروپر بیٹھ کے ٹائم سپینڈ، ایون دیٹ ان کے ساتھ واک پر وہ انہیں لے کر جائیں. یہ بھی بہت یہاں غلط ہو رہا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں سمجھ رہا مگر وہ ہمسائے کا بچہ اس کو سمجھ رہا ہے. یہ بہت خطرناک جو ہے بچوں کے لیے بن چکی ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پہ پھر الارمنگ سچویشن ہے نا کہ محلے والے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن گھر والے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے. جی، تو اس حوالے سے میم بہت زیادہ وہ ہے، مگر والدین کے لیے بہت زیادہ وہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ کمانے ایسا نکلتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ان کی تربیت بھی ضروری ہے، ان کا پر ڈے ٹائم سپینڈ کرنا بھی ضروری. کیونکہ بچے جو موسٹلی جو ڈپریشن میں گئے ہیں والدین کے ٹائم نہ دینے کی وجہ وہ ڈپریشن کے آج مریض بن چکے ہیں، میڈیکیشن پہ جا چکے ہیں، ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ یہ ان کی لائف میں آ چکے ہیں، اور حالانکہ یہ چیزیں لائف میں نہیں آنی چاہیے. بالکل عمر ایسی ہے نا، اس عمر میں اگر ہم ٹین ایجرز کی بات کریں یا بچپنے کی بات کریں، جوانی کی بات کریں، تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس میں یقیناً ہمیں ڈپریشن، انزائٹی جیسی چیزوں کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنے کا جو ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ میم ایکسرسائز ہی ہے، ایکسرسائز کے علاوہ کچھ نہیں بچا. آپ پاکستانی عوام میں ورلڈ جتنی بھی دنیا ہے کچھ نہیں بچا، صرف ایکسرسائز بچی ہے. ایکسرسائز کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑھاپے تک بیمار نہیں ہوتے. جو بچہ شروع سے ایتھلیٹ تھا وہ آگے بڑھتا گیا، وہ تندرست رہا نارمل بچوں کی نسبت. آپ مجھے بتائیں کہ کھانا تو ہم اچھے سے اچھا انٹیک کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے من نوازی ہے، مگر ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ اپنی زندگی 1 kg جس یہ ڈمبل لے لیں، ایک ڈمبل لے لیں، اسی ڈمبل سے اپنا بائسپ کر سکتے ہیں، اپنا شولڈر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح فرنٹ شولڈر لگا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور یہی مان کے ڈمبل آپ کے چھوٹے سے بڑا بچہ ایزیلی یوز کر سکتا ہے. وہ آپ کا فٹنس کوچ وہ آپ کو بتا سکتا ہے. ایون دیٹ آن لائن کلاسز گھروں میں ٹریننگ چل رہی ہے اسی طرح. ہاں بالکل، کووڈ کے بعد یہ آن لائن سیشنز جو ہیں اس طرف ہم موو ہو گئے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کے یہ بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ارلی مارننگ ہمیں آفس یا اسکول کالج کے لیے جانا ہے، ہم ارلی مارننگ واک ایکسرسائز نہیں کر سکتے، تو کیا ایکسرسائز ہم ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک اچھا ٹائم رہے گا؟ میں موسٹلی جو اسلام آباد میں ہمارا جو کلچر ہے وہ موسٹلی جو لوگ مارننگ میں نہیں کرتے وہ شام میں لازم جو ہے نا سیدھا جم آتے ہیں. اور جم میں کیا کرتے ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو کراس فٹ ٹریننگ ان کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ فٹنس کی طرف، وہ باڈی بلڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز آپ ساری طرح جم میں آ رہے ہیں تو جم میں آنے سے پہلے آپ 2 سے 3 کھجورے کھا لیں، آپ 1-2 کیلے کھا لیں، آپ اس کو کھا کے ویسے جم میں آ جائیں. اور پھر آپ کا یہ اسٹارٹ اپ ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 منٹ لیپٹیکل کرنا ہے، 5 منٹ آپ سیٹڈ سائیکل کر لو، اور ایون دیٹ آپ ٹریڈ مل کر لو. بس 5 منٹ کو تو 15 منٹ کی تو آپ کا جو ہے فیٹ لاس پروگرام جو سٹارٹنگ ہے وہ یہیں سے ہو جائے گا. جو پر ڈے آپ جو بیٹھے ہوں گے آفس میں، آپ نے 8 گھنٹے 8 آورز جو آپ بیٹھ کر آفس میں اپنا ویٹ گین کیا، آپ سے لو ہینڈل نکل آئے ہیں، تو آپ کے لیے جم سے آگے الیپٹیکل، ٹریڈ مل اور ہلکا سا سیٹڈ سائیکل کر لیں، 5 منٹ ہی کر لیں، تو 15 منٹ میں آپ اپنے فیٹ لاس اچھے سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ لائٹ ویٹ لیں، کوئی بھی 2 مسل ہٹ کر لیں، آپ کا ٹرینر آپ کو ہیلپ کرے گا. اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ ایزیلی ویڈیو فٹنس سے ریلیٹڈ دیکھ سکتے ہیں. جی کیسے کیا کہیں جی سب سے زیادہ آفس میں بیٹھنے والے ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کو سروائیکل ایشو آ رہے ہیں. ان کا سروائیکل ایشو آ رہا ہے، وہ جھک کے فائلیں دیکھتے، جھک کے لیپ ٹاپ دیکھتے. یہ غلط ہے. پلیز اپنے پوسچر کو سیدھا رکھیں. جب آپ موبائل یوز کرتے بالکل ایسے دیکھیں، بالکل اپنے پوسچر اس موبائل فون کی وجہ سے یقیناً کافی سارے ایشوز آئے ہیں. علی پیغام جو ہے وہ ناظرین کو کیا دیں گے؟ 10 سیکنڈ آپ کے پاس.
میں پیغام یہی دوں گا کہ خدارا اپنی صحت کو سب سے پہلے دیکھے، اپنی ذات کی سیلفش بالکل ہو جائے. اگر آپ نے کپڑا کسی طرح کے پہنا وہ ایک برانڈ ہے، آپ نہیں پہنے تو پھر بھی آپ اندر سے برانڈ نظر آؤ، اور اندر سے برانڈ وہی ہوگا جو فٹنس سے ریلیٹڈ اپنے کو صحت دیکھا. کا خیال رکھے گا. یقیناً بہت شکریہ علی، آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے یقیناً لازمی ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں، خود کو ایکٹیو رکھیں. جب تک آپ اپنی حفاظت، اپنی کیئر نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آ کے آپ کا خیال نہیں رکھے گا. تو اس لیے ہر ممکن، ہر صورت یہ آپ کی جو پریورٹی ہے وہ آپ کی صحت ہونی چاہیے. باقی کام تو چلتے رہتے ہیں، جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو باقی کام بھی تبھی اچھے ہو سکتے ہیں. تو آج سے، ابھی سے یہ عہد کر لیں کہ آپ نے اپنی صحت کا لازماً خیال رکھنا ہے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.